दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 13 जून 2020। आज की हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं पीआईबी पर। तो पीआईबी पर पहली जो न्यूज़ थी वो किसान रथ ऐप को लेकर के थी। हालांकि हमने इस ऐप के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से न्यूज़ में आया है तो एक बार फिर से इसको जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया SFAC के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जो कि कृषि मंत्रालय की सहायता से लॉन्च किया गया है। तो हम समझ लेंगे कि इसमें आखिरकार ये किसान रथ है क्या। तो ये किसान रथ ऐप के माध्यम से सुविधाजनक बनाया जा सकेगा, न केवल किसानों को बल्कि ट्रेडर्स यानी जो व्यापारी होते दोनों अपने उत्पादों को, यानी किसान अपने उत्पादों को फार्म अर्थात खेतों से ले जा कर के मंडी तक आसानी से अपने उत्पादों को पहुंचा सकेंगे, जिससे जो रास्ते आने जाने में इनकी परिवहन की असुविधा होती थी, उस समस्या को इस ऐप के माध्यम से निजात पाया जा सकेगा। क्योंकि इस ऐप के माध्यम से किसानों को ट्रैक्टर से लेकर के अन्य प्रकार के वाहन उनके खेतों तक आसानी से उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिससे आसानी से उनके उत्पादों को खेत से मंडी तक पहुंचाया जा सकेगा। तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि इट विल फैसिलिटेट, सुविधाजनक होगा, सुगम बनाएगा फार्मर्स किसानों को एंड ट्रेडर्स और व्यापारियों को टू आइडेंटिफाई, पहचान करने में सुटेबल ट्रांसपोर्ट, उपयुक्त परिवहन फैसिलिटीज, सुविधा फॉर द मूवमेंट ऑफ द फार्म प्रोड्यूस, यानी कि कृषि उत्पादों के आवागमन या परिवहन के लिए। क्योंकि अभी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति में जो जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं, जैसे टमाटर हो गया या अन्य प्रकार की सब्जियां हैं, कई प्रकार की जल्दी खराब हो जाती हैं, तो इनके लिए किसान रथ ऐप यानी इम्पॉर्टेंट एक स्टेप साबित होगा। इसके अलावा इससे और क्या इंश्योर होगा, तो ध्यान दीजिएगा, सीमलेस सप्लाई लिंकेज। सीमलेस का मतलब होता है जो अबाधित हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। सप्लाई लिंकेज यानी आपूर्ति लिंकेज को सुनिश्चित किया जा सकेगा फार्मर्स किसानों के बीच। और एक और छोटे मोटे जो किसान होते हैं, उन्हीं छोटे मोटे किसानों के समूह को ही क्या कहा जाता, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान उत्पादक संगठन यानी FPOs के नाम से जाना जाता। और इस बार के बजट में लगभग 10,000 FPOs फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के गठन की भी बात कही गई थी। तो इसमें फार्मर्स, FPOs, APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, जो APMC एक्ट 2003 लाया गया, उससे छुटकारा पाया जा सकेगा। APMC मंडीज एंड इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट बायर्स, दो प्रकार का बायर्स, यानी बाई माने सेल माने बेचना होता है और बाई माने खरीदना। तो आपका क्रेता जो होते हैं उनमें दो प्रकार के होते हैं। एक मान लो ये यूपी राज्य है और आपका ये बिहार राज्य है, तो यूपी और बिहार के बीच जो उत्पादों का ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको इंटर स्टेट कहा जाएगा, यानी कि अंतर राज्य। इसी को एक राज्य से दूसरे राज्य में उत्पादों का आवागमन या सेवाओं का आवागमन या परिवहन इंटर स्टेट का ट्रांसपोर्टेशन कहलाता। जब यूपी के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर में, या यूपी एक स्टेट है तो इसी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ट्रांसपोर्टेशन को सुनिश्चित किया जाए तो उसी को इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता। तो इसके माध्यम से किसान रथ ऐप के माध्यम से, यानी इंट्रा स्टेट के साथ साथ इंटर स्टेट बायर्स को भी सुविधा यानी प्रदान करेगा। अगला देख लेते हैं, ये आपका जो रिड्यूस समाप्त करेगा, कम करेगा वेस्टेज अपशिष्ट एंड कंट्रीब्यूट टू बेटर प्राइसिंग ऑफ पेरिसेबल कमोडिटीज़। पेरिसेबल कमोडिटीज़ का मतलब होता ऐसे कृषि उत्पाद जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनका जल्दी मंडियों में पहुंचा दिया जाएगा और इससे किसानों को एक बेहतर मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और जो जल्दी नहीं पहुंच
पाने के कारण जो कृषि उत्पाद खराब हो जाते थे उनके वेस्टेज को भी कम किया जा सकेगा। तो इसका ये फ़ायदा होगा। तो ये आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर पे ये पॉइंट आप मेंस में ले जा सकते हो कि किसानों की 2022 तक आय दुगना करने के लिए हाल ही में क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के लिए कौन से सरकार के द्वारा स्टेप उठाए गए हैं। तो वहाँ इन पॉइंटों को किसान रथ ऐप का आप मेंशन कर सकते हो। या इंटरव्यू में पूछा जाए कि किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, तो वो सब आप बताइए कि किसान माफ़ी से लेकर के जितने प्रकार की दो स्तर पे एक इंस्टीट्यूशनल यानी दीर्घकालिक उपाय और त्वरित उपाय तात्कालिक उपाय दो स्तर पे बांट के बताइए। उनमें से आपका ये भी उपाय किसान रथ ऐप भी लेटेस्ट है, मेंशन कर सकते हो। अब बात आई है कि इसको विकसित किसने किया। हमने कहा इसे FAC के द्वारा यानी क्या किया, लॉन्च किया गया। लेकिन किसान रथ ऐप को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इसी को NIC कहा जाता, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है किसान रथ ऐप का। अब यहाँ बात आई है तो हम FAC की बात कर लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम कहा जाता। FAC है क्या, स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम। अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में 1994 में की गई थी। क्यों की गई थी, तो टू लिंक स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसानों को जोड़ना, टू एग्री वैल्यू चेन यानी कृषि मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के लिए इसका गठन किया गया था। व्हिच इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट, जिनमें कौन कौन शामिल है, इन्वेस्टमेंट निवेश शामिल है, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, मार्केट यानी कि निवेश प्रौद्योगिकी व मार्केट के साथ किसानों को कृषि मूल्य श्रृंखला से इस प्रकार कनेक्ट कर देना ताकि उनको किसी भी प्रकार की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और इसके लिए प्राइवेट, कारपोरेट व कोऑपरेटिव सेक्टर तीनों का साथ लिया जाएगा, योगदान लिया जाएगा और इसके माध्यम से कैपिटल सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाता है। FAC से क्वेश्चन पूछा जा सकता, FAC के माध्यम से पूंजीगत सपोर्ट सहायता भी प्रदान की जाती है। और यह ध्यान दीजिएगा, FAC कृषि में वेंचर कैपिटल का मतलब हुआ कितना जोखिम है। जब आपको जोखिम पता ना हो कि आपकी पूंजी जो लगा रहे हो ये वापस मिलेगी कि लेट डूबेगी, तो उसी को वेंचर कैपिटल कहा जाता। जब पहली बार कोई स्टार्टअप शुरू करता है, मान लेते हैं आप कृषि शुरू करना स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, आप कोई प्रोजेक्ट लगाना, नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, लेकिन पैसा डूबेगा कि ना, यानी लाभ कितना होगा कुछ आपका अनप्रिडिक्टेबल हो, तो ऐसी कैपिटल को वेंचर कैपिटल कहा जाता और ऐसे इसके डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो FAC के द्वारा वेंचर कैपिटल असिस्टेंट भी उपलब्ध कराया जाता है के लिए कैपिटल सपोर्ट भी, पूंजीगत समर्थन भी प्रदान किया जाता। और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी, बहुत सारी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी भी इसके द्वारा चलाई गई हैं टू प्रमोट। ये ध्यान रखिएगा, FAC ये फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन अभी बताए हैं कि किसान उत्पादक संगठन जो हैं उनको भी प्रोत्साहित करता है और इनको इंटीग्रेट करता है एग्रीकल्चर वैल्यू चेन से, यानी कृषिगत मूल्य श्रृंखला से समन्वित या समेकित करने का भी प्रयास किया जाता है। किसके माध्यम से, तो FAC। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा FAC और किसान रथ ऐप। अब इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आइए दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यानी कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक और पहल शुरू की गई, इसी को सहकार मित्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, सहकार मित्र के नाम से जाना जाता। असल में ये स्कीम है क्या, तो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम की स्कीम है
और किसके द्वारा शुरू की गई है, तो NCDC के द्वारा शुरू की गई, NCDC के द्वारा शुरू की गई है। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक आपका जो सहकार मित्र पहल शुरू की गई ये है क्या, तो हमने क्या कहा, स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम है। किसके द्वारा इनिशिएटिव ये शुरू किया गया, तो NCDC के द्वारा शुरू की गई। करेगा क्या, तो ये हेल्प करेगा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को यानी सहकारी संस्थाओं को क्या, ताकि एक्सेस पहुंच हो न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़, नवीन और नवाचारी विचारों तक पहुंच हो। और किसकी पहुंच हो, जो नव युवक हैं प्रोफेशनल यानी प्रोफेशन एज ए प्रोफेशनल, वो क्या करना चाहते, इंटर्नशिप प्राप्त करना चाहते हैं, और जिसके माध्यम से वह सेल्फ रिलिएंट यानी आत्मनिर्भर हो सके और इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में अपना एक्सपीरियंस के माध्यम से अधिक लाभ दे सके। इसी को सुनिश्चित करने के लिए सहकार मित्र नामक पहल को शुरू किया गया है। या कोऑपरेटिव वेंचर्स स्टार्टअप कोऑपरेटिव वेंचर्स को भी प्रोत्साहित करता है। तो अगला पॉइंट क्या हुआ कि जो स्टार्टअप सहकारी वेंचर्स है, स्टार्टअप कोऑपरेटिव वेंचर्स है, उसको भी प्रोत्साहित करता, और इट वुड आल्सो प्रोवाइड, इसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है अपॉर्चुनिटी अवसर टू प्रोफेशनल फ्रॉम द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यानी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से क्या, लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता का कैसे विकास हो, व उद्यमिता क्षमता का कैसे विकास हो, ताकि आप कोऑपरेटिव रोल में यानी सहकारी भूमिका का निर्वहन कर सके। और FPO फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो किसान उत्पादक संगठन हैं, उनको अधिक से अधिक सहयोग कर सको, ऐसी भावना आपके अंदर यानी विकसित करने की कोशिश की जाएगी। तो इस प्रकार ये बिन बिन सिचुएशन की है, यानी कि दोनों पक्षों को लाभ होगा, बोथ फॉर कोऑपरेटिव सहकारी समितियों को और साथ ही साथ यंग प्रोफेशनल यानी जब आप कोई कार्य कर रहे हो, आपके कार्य करने से आपको तो फायदा होता है, लेकिन जो आपको सहयोग कर रहा उसको भी आपका फायदा हो, तो उसी को बिन बिन सिचुएशन कहा जाता। ये लंबे समय तक चलती है। तो किसान सहकार मित्र जो पहल है, इसके माध्यम से बिन बिन सिचुएशन की स्थिति उत्पन्न होगी, और या कोऑपरेटिव सहकारी समितियों के साथ साथ यंग प्रोफेशनल जो नवीन प्रोफेशनल हैं, नव युवक प्रोफेशनल हैं, दोनों के लिए ये बिन बिन की सिचुएशन होगी। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या सभी लोगों को ऐसे अनुमति दे दी जाएगी, तो इसका उत्तर है नहीं। तो इसमें किसको परमिशन दी जाएगी, तो ऐसे प्रोफेशनल ग्रेजुएट जो एग्रीकल्चर हुआ उससे संबंधित क्षेत्रों में क्या किए हों, उसके ग्रेजुएट हुए हैं, यानी वो मिनिमम आपकी ग्रेजुएट लेवल की एजुकेशन प्राप्त की, वो भी आपका कृषि से यानी एग्रीकल्चर से वो BA किए हैं या BSc किए हैं, तो एग्रीकल्चर से उनका होना चाहिए, और या इससे संबंधित गतिविधियों से होना चाहिए, वो आपका एलिजिबल होंगे इंटर्नशिप के लिए। इसके अलावा ऐसे जो MBA परसुइंग है, कर रहे हैं, या ऐसे व्यक्ति जो MBA कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन शर्त है वो एग्री बिजनेस में होना चाहिए, कृषि संबंधी व्यवसाय में होना चाहिए, कोऑपरेशन सहयोग में होना चाहिए, फाइनेंस वित्त में होना चाहिए, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, या फॉरेस्ट्री वानिकी में होना चाहिए, या रूरल डेवलपमेंट में होना चाहिए, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होना चाहिए। यानी ऐसे स्टूडेंट जो एग्री बिजनेस, कोऑपरेशन, फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आदि जैसे क्षेत्रों में MBA कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, या परसुइंग हैं, कर रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा सहकार पहल में शामिल किया जाएगा। अब यहाँ बात हम कर लेते हैं NCDC की। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल
इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पार्लियामेंट के द्वारा 1963 में 1963 में एक कानून बनाया जाता है। और पीछे भी बताए, जब किसी संस्था का गठन किसी पार्लियामेंट के कानून के अंतर्गत किया जाता है तो उसी को स्टैट्यूचरी, उसी को क्या कहा जाता है, स्टैट्यूचरी या सांविधिक निकाय के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए एनसीडीसी क्या सांविधिक निकाय है, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है या एनसीडीसी सांविधिक निकाय या स्टैट्यूचरी बॉडी है। कब गठन हुआ तो आपको बता दिए 1963, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ, नई दिल्ली। किस मंत्रालय के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, प्लानिंग नियोजन करना, प्रोमोटिंग प्रोत्साहन देना ऐसे प्रोग्रामों को जिससे कि प्रोडक्शन उत्पादन अच्छा हो सके, प्रोसेसिंग प्रसंस्करण हो सके, मार्केटिंग विपणन हो सके, स्टोरेज भंडारण हो सके, एक्सपोर्ट निर्यात हो सके, एंड इंपोर्ट और आयात हो सके। आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कृषि जनित उत्पादों का, फूड स्टफ खाद्य सामग्री का, इंडस्ट्रियल गुड्स और औद्योगिक उत्पादों का, यानी लिव स्टॉक पशुधन का। तो इतनी चीज़ों का क्या क्या उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, स्टोरेज भंडारण, निर्यात व आयात को सुनिश्चित करने के लिए या से संबंधित कार्यक्रमों की नियोजन व प्रोत्साहन करने के लिए इसका गठन किया गया है। तो आपका ये आपका कंप्लीट हो गया और इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखते हैं, पीआईबी में ही बात कर लेते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये पहला कंस्ट्रक्शन सेक्टर का पहला ऐसा संगठन बन गया जो पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन सेक्टर का संगठन है जो पूरी तरीके से फुली डिजिटल बन गया है। तो आप कहोगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्यों बना, तो ये बनने के साथ इसने लॉन्च किया है यूनिक क्लाउड बेस्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी अद्वितीय क्लाउड बेस्ड व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, बिग डेटा का मतलब क्या हुआ, जब कई डेटाज का जो कलेक्शन या उसके संबंध में एनालिसिस की जाती है उसमें सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर का सहारा लिया जाता, डिजिटल टूल्स का सहारा लिया जाता, तो उसी को बिग डेटा एनालिटिक्स कहा जाता। बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो इससे भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या लाभ होंगे या इसका प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जा सकता। मेंस में भी पूछा जा सकता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक या युक्ति होती है इसमें मशीनों के अंदर तर्क करने की, समझने की, बोलने की या मानव जैसी सोचने की, एक शब्दों में इसको कहें तो कॉग्निटिव कैपेसिटी यानी संज्ञानात्मक क्षमता जब हम मशीनों के अंदर डाल देते हैं तो उसी को क्या कहा जाता, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता। तो ये इससे बहुत सारे इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना एरिया आप सोच सकते हो, कृषि में, अर्थव्यवस्था में, नियोजन में, जितना सोचना शुरू करोगे हर एक एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है। और दूसरा आपका एक और यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, इससे यूपीएससी आईएएस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, इंटरनेट ऑफ, उसी को आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ध्यान रखिएगा या बेतार यानी ये वायरलेस होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब हुआ ये मशीनों का एक ऐसा संजाल होता है कि मशीनें आपके सहारे पर चलने लगती हैं, आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इसमें किसी तार वार की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा आप चाहोगे वैसा मशीनें करेंगी, यानी आपके इशारों पे कार्य करती हैं।
तो उसी को क्या कहा जाता। आपको चाय पीना है, आप बोलोगे चाय, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जो कनेक्टेड आपका एक तंत्र सिस्टम है तुरंत चाय बना के आपके पास पहुंचा देगा। आप बोलोगे फ़ोन मिलाना, तो अपने आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स से के माध्यम से फ़ोन मिल जाएगा। यानी आपके जितने भी डेली बेसिस के लाइव के कार्य हैं वो सारे आपके इस तंत्र के माध्यम से संपन्न कर दिए जाते। इसी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जाना जाता। एक कीवर्ड आप ध्यान रखिएगा, ये वायरलेस होता है, बेतार प्रणाली होती है, बेतार सिस्टम होता है। तो इसी से एग्जाम्पल दे करके आईएएस में क्वेश्चन भी आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स से पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, जो ड्रोन होता है, ड्रोन का कॉन्सेप्ट इससे अलग होता है, इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो यही आपका सॉफ्टवेयर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। यानी इसी को क्या नाम दिया गया, डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसके माध्यम से फुली डिजिटल बना है। अगर ये पूछा जाए तो डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आगे आइए देख लेते हैं। अभी 31 वेबिनार का आयोजन किया गया। 31 का मतलब हुआ 31वां वेबिनार। देखो अपना देश एक भारत श्रेष्ठ भारत नामक पहल के अंतर्गत, देखो अपना देश के अंतर्गत क्या किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 31वां वेबिनार का आयोजन किया गया। और इसमें जो मुख्य राज्य बनाया गया वो आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश पे फोकस किया गया। हिमाचल प्रदेश यानी इसकी जो यानी थीम रखी गई, हिमाचल अराउंड द नेक्स्ट बेंड, ये थीम थी। तो थीम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो ये आपका बहुत सारे पॉइंट आपके निकल रहे हैं, तो ये आपके इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और फिर लगेगा कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो जितनी भी आपकी वेबिनार हुई हैं, हमने 29वां वेबिनार बांधवगढ़ वाला डिस्कस किया था, 30वां वेबिनार आपका छत्तीसगढ़ वाला पूरा डिस्कस किए थे, और 31वां ये हिमाचल प्रदेश है, ये डिस्कस कर लिए। इसके 28वां वाला गोल्फ पे आधारित था, तो उसकी थीम आपको पता होना चाहिए, तो वो भी हमने आज शामिल किया है। तो पहले जो आपके वेबिनार हो चुके हैं, जो हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सारे आपके कवरेज होते चले जाएंगे। तो इसकी थीम क्या है 31वें की, तो ध्यान दीजिएगा, हिमाचल अराउंड द नेक्स्ट बेंड इसकी थीम है। यहाँ कई चीज़ें आपकी इस आर्टिकल जो पीआईबी में आर्टिकल दिया हुआ था, उससे पॉइंट पीआईबी के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट निकलते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। एक आपका गुनेहर ये आर्ट विलेज है। पहला समझिएगा, ये आपका कला गांव के नाम से जाना जाता, जहां पर तीनों प्रकार की सुविधाएं हैं, रोड, रेल, एयर, तीनों से कनेक्ट है। और ये आपका हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है, गुनेहर। तो गुनेहर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में इसको यानी ये गांव है, और ये लार्जेस्ट पंचायत भी है, जिनमें 3000 से अधिक लोग रहते हैं। और यहाँ जो अधिकांश आबादी है वो गद्दी। तो पूछेगा गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति सबसे ज़्यादा इसमें रहती है, गुनेहर गांव में। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत स्थल की जो बात की गई, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात की गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली, ये नाम सुने होंगे, तो कुल्लू नामक क्षेत्र में ये स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये 4 वैली, ध्यान दीजिएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 घाटियों से घिरा है। और 4 घाटियां दे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना लिया जाएगा कि चर्चा में रही सैंज, जीवा, नल व तीर्थन पार्वती घाटियां चर्चा में रहीं। ये किस राज्य में स्थित हैं, तो सैंज, जीवा, नल, तीर्थन, पार्वती। समानता ये जो फैक्ट फिगर होते हैं आपकी बुक जो ट्रेडिशनल बुक होती हैं उसमें मिलने वाले नहीं हैं। और आपका ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आईएएस खासकर आईएएस पीसीएस में पूछे जा रहे हैं। सैंज वैली पिछली बार भी आपका ये क्वेश्चन
इसी बार 2019 के IAS प्री में पूछा गया था, अगर आप ध्यान दिए होंगे, एक आपका पारंपरिक जल संरक्षण का वो जो उपाय होता है वो दे करके पूछा गया था। तो करंट में आपका किसी आर्टिकल प्रधानमंत्री मन की बात या कहीं भी उसका जिक्र किए तो वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता। इसके पहले मोटोपल्ली बंदरगाह से पूछा गया था कि मोटोपल्ली बंदरगाह क्या है, कहाँ है, किसके द्वारा वंश का था, तो इसका भी मन की बात में मोदी साहब ने इसका जिक्र किया था। तो 2017 या 17 IAS प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन बना था। तो आपको ये है कि इसमें फिक्स होता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, डिपेंड करता है कि आपकी नज़रें वहाँ तक पहुँच पाती हैं कि नहीं। तो सैंज, जीवा, तीर्थन, पार्वती, ये 4 वैली ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। वैसे हैं तो बहुत हैं, लेकिन जो आपकी चर्चा में रहीं उनका तो आपका बिल्कुल पता होना चाहिए। तो सैंज, जीवा, तीर्थन, सैंज, जीवा, नल, तीर्थन, पार्वती वैली आपका हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में है। इसके अलावा 3 बर्ड स्पीसीज, कई बर्ड स्पीसीज हैं लेकिन 3 बर्ड स्पीसीज पक्षी जातियां हैं, प्रजातियां जो ग्लोबली यानी वैश्विक रूप से उनको खतरा है। उनमें से आपका मस्क डियर हुआ, वेस्टर्न हॉर्न्ड ट्रागोपन, ध्यान रखिएगा ये आपका यही पूछ लेगा कि वेस्टर्न हॉर्न्ड ट्रागोपन ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में भी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में पाया जाता है। मस्क डियर हुआ, वेस्टर्न हॉर्न्ड ट्रागोपन ये हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में पाया जाता। इसके अलावा यहाँ एक गांव की चर्चा की गई है, उस गांव का नाम है रुखला। रुखला ये एप्पल ग्रोइंग विलेज है। इस पूरे गांव में केवल सेब ही सेब की खेती होती है। तो पूछा जा सकता रुखला चर्चा में रहा शब्द क्या इंडिकेट करता है, तो हिमाचल प्रदेश में उगाया जाने वाला सेब का गांव रुखला है। इसके अलावा नाग यहाँ इसमें बात की गई, तो नाग क्या है, तो यहाँ पर भूरी माता एक देवी हैं भूरी माता, तो भूरी माता के बेटे का नाम नाग था, और इसी के लोग जो पूजा अर्चना करते हैं उसी को नाग समुदाय के नाम से जाना जाता, नाग कल्ट के नाम से जाना जाता। और भूरी माता देवी हिमाचल प्रदेश की सबसे पावरफुल देवी मानी जाती हैं। अगला देखिएगा नारायण मंदिर, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। भूरी माता के बाद अगला है नारायण मंदिर, या ओरिजिनल स्टाइल में बना हुआ पुनर्निर्मित हिमाचल प्रदेश का मंदिर है। अगला है कियारी मंदिर, तो कियारी मंदिर भी पूछा जा सकता। तो कियारी मंदिर कोट खई आर्किटेक्चर, ध्यान दीजिएगा, कोट खई आर्किटेक्चर में बना हुआ, कास्ट का यानी लकड़ी का व स्टोन पत्थर का, और भूकंप आए तो इस पर कोई असर नहीं होगा। तो भूकंप अवरोधित ये एक प्रकार का मंदिर है कियारी, तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इतनी चीज़ें। अगला PIB में क्या चर्चा में थी, अभी 5 फर्टिलाइजर्स प्लांट की फिर से लगभग ये पूरा होने के इनको बीच में बंद कर दिया गया था। तो एक बार फिर से फर्टिलाइजर उर्वरकों की आबाद रूप से यानी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इनको पुनः संचालन करने की ज़रूरत महसूस की गई, और लगभग कार्य पूरा हो चुका है। तो ये 5 फर्टिलाइजर प्लांट चर्चा में रहे, उनकी बात कर लेते हैं। तो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड 3 है, एक गोरखपुर में है, एक बरौनी में है, एक सिंदरी में है। तो पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड कहाँ कहाँ है, तो गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी ये हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड है। दूसरा है रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड है, और तीसरा उड़ीसा का है तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो 3 तो ये हो गए, गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी, रामागुंडम और ये तालचर। 5 ये आपका फर्टिलाइजर्स प्लांट हैं। तो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, और अगला है तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उड़ीसा है। अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है 2012 में आई थी, उन्होंने उसका लक्ष्य ये है कि अधिक से अधिक निवेश को यानी सुनिश्चित किया जाए, निवेश आकर्षित किया जाए, जिससे कि यूरिया उत्पादन को प्रमोट किया जा सके।
प्रमोट किया जा सके। अगला जो चर्चा में था वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 को लेकर के था। अभी अनाउंसमेंट हुआ तो आपका इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट, भारतीय अमेरिकी मृदा विज्ञान शास्त्री डॉक्टर रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से नवाजा गया। और आपको ध्यान रहे जो वर्ल्ड फूड प्राइज है इसी को नोबेल ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता। इनको 2.5 लाख यानी US डॉलर का पुरस्कार दिया गया है। और पुरस्कार देता कौन है तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के अध्यक्ष बरबारा स्टिनसन के द्वारा इनको दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार वर्ल्ड फूड प्राइज की शुरुआत कब हुई थी तो 1987 में इसकी शुरुआत की जाती है, ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक साल 16 अक्टूबर ये डेट याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता। तो अगला फैक्ट आपका तैयार हो गया कि वर्ल्ड फूड डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है तो वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात करें इसमें 2019 का किसे दिया गया था तो 2019 का डॉक्टर साइमन ग्रूट जो नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे उनको दिया गया था। डॉक्टर साइमन ग्रूट को नीदरलैंड के वैज्ञानिक हैं। तो 2019 से एक साल पीछे का भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो करंट में होता वो ना पूछ करके पीछे का पूछ लेता। तो 2019 का डॉक्टर साइमन ग्रूट नीदरलैंड के हैं, उनको दिया गया था, जबकि 2020 का डॉक्टर रतन लाल को दिया गया। इसके पहले जब शुरुआत इसकी हुई थी 1987 में, हमने कहा कि 1987 से प्रत्येक साल विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया जा रहा तो पहली बार प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को दिया गया था। और MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति की जनक के नाम से, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से, भारत की हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता। तो इनको आप सभी लोग जानते हो 1966 में भारत में जो हरित क्रांति आती है उनमें सबसे ज़्यादा योगदान MS स्वामीनाथन का रहता है। तो इसीलिए 1987 में इनको यानी नोबेल विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया जाता। और पहले व्यक्ति होते हैं, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए पहला, अब आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे पहली महिला, इस बार आपका एक नोबेल पुरस्कार वाले में और मैन बुकर पुरस्कार वाले में पूछा गया था, जो कि वो पहला पूछ लिया गया। तो वहाँ आपका महिला, इस बार महिला एक पुरुष हस्बैंड वाइफ को दिया गया था लेकिन नोबेल पुरस्कार, लेकिन वो ना पूछ करके वो पूछ लिया गया कि पहली महिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो आपको पता हो ओलिनार ओस्ट्राम को दिया गया था। ओलिनार ओस्ट्राम पहली महिला अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल पुरस्कार ऑफ अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स प्रदान किया गया था। तो विश्व खाद्य पुरस्कार पहला 1987 में, 1987 में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के लिए दिया जाता है भारत में। उसके बाद एक और भारतीय वैज्ञानिक हैं, 2 साल बाद ही डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड के संस्थापक भी रहे हैं। तो ऑपरेशन फ्लड यानी भारत दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन पाया, तो उसमें डॉक्टर वर्गीज कुरियन का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। ये 1970 में आपका यानी इसकी शुरुआत ऑपरेशन फ्लड की जाती है। और 1989 का 1989 का डॉक्टर वर्गीज कुरियन को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इसकी शुरुआत आखिरकार विश्व खाद्य पुरस्कार की किसके द्वारा की गई तो इनकी मंशा थी नॉर्मन बोरलॉग की कि ऐसा किया जाना चाहिए। तो नॉर्मन बोरलॉग को आप जानते हो विश्व में खाद्य के उत्पादन में के लिए जाने जाते हैं। तो 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था, पीस के क्षेत्र में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन 2018 के पीस स्प्रे में पूछा गया था और उस समय सब कृषि भी एरिया दिया था और कृषि लगा के चले आए, जबकि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। तो आपका नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा जो हमने कहा कि ये आपका विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया जाता, तो ये किसके, अमेरिका में एक आपका है स्थान जिसका नाम है यानी डेस मोइन्स
डेस मोइंस, इसी को फूड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता। तो ये भी पूछा जा सकता कि विश्व की खाद्य राजधानी किसे कहा जाता, तो डेस मोइंस को विश्व की खाद्य कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगला जो चर्चा में रहा है, उर्दू पोएट यानी आनंद मोहन जुत्सी या इन्हीं को गुलजार डेहलवी के नाम से जाना जाता। इनकी कोविड-19 के कारण यानी डेथ हो गई और ये दिल्ली के एक जाने माने उर्दू कवि थे। तो आनंद मोहन जुत्सी की क्या हुई है, डेथ हुई है। तो उर्दू कवि आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी की कोविड-19 की वजह से यानी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो पूछा जा सकता क्वेश्चन। अगला देखते हैं कि ट्रू नाइट मशीन, ये आपका अभी ट्रू नाइट मशीन का भारत के कोविड-19 से निपटने के लिए, क्योंकि जांच करने के लिए पॉजिटिव केस है नेगेटिव, इससे रिजल्ट जल्दी आ जाता। तो ट्रू नाइट मशीन भारत यूपी के 15 जून तक यूपी के सभी 75 जिलों में इसे लगा दिया जाएगा और इसका फ़ायदा होगा कि इसके माध्यम से रिजल्ट 1 या 2 घंटे में ही पता चल जाएगा। अगला जान लेते हैं कि भारत का फर्स्ट कोल एक्सचेंज, ये आपका भारत का पहला फर्स्ट कोल एक्सचेंज लॉन्च किया। तो फर्स्ट कोल एक्सचेंज लॉन्च करने वाला भारत पहला देश बन गया है। और इसमें कोल यानी इंडिया लिमिटेड जो भारत में लगभग 82% कोयले का प्रोडक्शन करती है और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कोलकाता है, ध्यान रखिएगा। और विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करने वाली यही कोल इंडिया लिमिटेड है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इसका क्योंकि ये किया क्यों गया, जैसे अन्य आपका एक्सचेंज होते हैं वैसे कोल एक्सचेंज भी अब रियल टाइम बेसिस पे इन्वेस्टमेंट या अन्य प्रकार के यानी निवेश को आकर्षित करने के लिए इसे शुरुआत किया गया। और इसका टारगेट है कि 2024 तक आते आते 1 बिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन करना। अगला हाल ही में नौकरी पोर्टल आ रहा है। तो कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने व इस प्रकार की चुनौतियों के दौर में सरकारी नौकरी में लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, सुविधाजनक बनाने के लिए नौकरी पोर्टल शुरू किया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा, तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला देखिएगा, बुरुंडी के राष्ट्रपति की अचानक डेथ हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि डेथ का रीज़न हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन कुछ भी आपका हो सकता है। असल में नाम क्या है जिनकी आपकी डेथ हुई है, तो ये पियरे यन कुरुनजीजा की डेथ हो गई, जो कि बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। बुरुंडी एक अफ्रीका का एक आपका बैकवर्ड यानी पिछड़ा हुआ देश है। आगे देख लेते हैं अगला न्यूज में क्या था। तो आपका ए बर्निंग 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता। यानी ये बर्निंग है क्या, तो ये उपन्यास है, इसको लिखा है मेघा मजुमदार के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें ये आपकी 2 यानी एक तरफ आपके अमीर लोग हैं, एक तरफ गरीब लोग हैं। तो इनके बीच किस प्रकार का यानी संघर्ष करना पड़ता है, दोनों में सामंजस्य नहीं बन पाता, तो इसकी बात इसमें की गई है। तो इसमें आपका इसी का इन्होंने उपन्यास में लिखा। लवली नाम का एक कैरेक्टर है और एक आपका दूसरा जो इस समय हमको याद नहीं आ रहा, उन्हीं के बीच वार्तालाप और क्या क्या आपका दोनों के बीच आपका लवली क्या है, असल में ट्रांसजेंडर होती है और ट्रांसजेंडर होने के नाते ये आपका दूसरा कैरेक्टर है, उनके जैसा बनने की वो कोशिश करती है। तो उसी पर ये उपन्यास आपका लिखा गया है ए बर्नी। तो ये उपन्यास है, किसने लिखा है, तो मेघा मजुमदार के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिएगा, पंचवटी योजना काफ़ी चर्चा में थी। तो पंचवटी योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के जो सीनियर सिटीजन होते हैं, वरिष्ठ नागरिक होते, उनके लिए लॉन्च किया गया। इसमें जो पार्क हैं, पार्क में यानी सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था
करने का यानी क्या किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये पंचवटी योजना आपके एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है। अगला 28th वेबिनार, जैसा कि पीछे भी बताए, देखो अपना देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया। तो इसकी जो थीम रही है वो गोल्फ एक खेल होता, उसी को गेम पे आधारित थी। इंडिया ए गोल्फर पैराडाइज इसका थीम था। बाकी कुछ पॉइंट इसमें अंदर के इम्पोर्टेंट नहीं रहे हैं। अगला जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहा है तो इंडियन गौर, या इसी को इंडियन बाइसन के नाम से जाना जाता, तो इसको लेकर अभी चर्चा में रहा है। तो इंडियन गौर या इंडियन बाइसन ये IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर इसकी फुल फॉर्म है। तो IUCN की रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल, ध्यान दीजिएगा, इंडेंजर्ड हुआ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसको नहीं रखा गया, वल्नरेबल में रखा गया। और या जो जानवर है वो कहाँ पर पाया जाता, तो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, फॉर एग्जाम्पल वियतनाम, म्यांमार, लाओस, बांग्लादेश, चीन व भारत जैसे देशों में पाया जाता है। तो वल्नरेबल कैटेगरी है इंडियन गौर या इंडियन बाइसन की। या इन देशों में सदाबहार, एवरग्रीन व सेमी एवरग्रीन अर्ध सदाबहार वनों में पाया जाता। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि नीलगिरी क्षेत्र में पहली बार इसका आकलन किया जा रहा है। तो भारत का ये नीलगिरी क्षेत्र आप जानते हो, जहाँ पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं, उसी को नीलगिरी कहा जाता। और नीलगिरी में एक जनजाति भी रहती है, इसी जनजाति को टोडा नामक जनजाति यानी टोडा कहा जाता है। तो इतनी फैक्ट फिगर आपको पता होना चाहिए। तो पहली बार इसका आकलन किया जा रहा है। अगला जान लेते हैं जो चर्चा में शब्द रहा, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन। इससे आपका ये इम्पॉर्टेंट है, ISPCS में क्वेश्चन बन सकता। तो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जलवायु अभियांत्रिकी की, क्लाइमेट मैकेनिक्स की, यानी आपकी क्या है, एक मेथड है, विधि है। और इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। जो एरोसॉल सूचक आपके पार्टिकल होते हैं वायुमंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में, उसको इंजेक्ट किया जाता अपनी तरफ खींचने, यानी वो सोखने का काम करता है। यानी इंजेक्शन एरोसॉल को समाप्त करने का, इंजेक्ट करने का, यानी इसके माध्यम से किया जाता। और कौन सी गैस यूज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगला देख लेते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व में अभी कोविड-19 की वजह से भी इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई है। तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। तो हमें पता होना चाहिए कि विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक किसका हिस्सेदारी है, किसका कंट्रीब्यूशन है। तो विदेशी मुद्रा पर संपत्ति यानी फॉरेन करेंसी एसेट इसी को कहा जाता। सबसे ज़्यादा योगदान उसी का है। दूसरे नंबर पे गोल्ड है, और तीसरे नंबर पे IMF ट्रांस है, और चौथे नंबर पे स्पेशल ड्राइंग राइट्स या विशेष आहरण अधिकार के नाम से इसे जाना जाता। और SDR से अलग से क्वेश्चन पूछा जा चुका। इसका 1969 में IMF के द्वारा क्या किया गया, यानी सृजन किया गया। एक प्रकार का ये प्रोमिसरी नोट्स होता है, जिसकी कोई कागज़ की कीमत नहीं होती, लेकिन ये प्रॉमिस किया जाता कि इसकी इतनी कीमत है, तो उसी को SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से जाना जाता। तो अगर इनका अवरोही क्रम घटते क्रम में लगाने के लिए आ जाए कि सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास है, तो इनमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो विदेशी मुद्रा पर संपत्ति का, दूसरा गोल्ड का है, तीसरा IMF ट्रांस का है, और चौथा SDR का है। तो इस 4 आपके हो गए, ध्यान रखिएगा। अगला आपका है उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक अध्यादेश गौ रक्षा के लिए लाया गया। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश कहा गया। ये आया किस कानून पर लाया गया, तो गोवध उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 था। उसमें धारा 1(8) थी, और धारा 8 में अगर कोई गोकशी करता है, गौ हत्या करता है, तो उसे 7 साल की सज़ा थी। तो सज़ा को और सख्त बनाने के लिए तथा गोरक्षा करने के लिए इसे
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 लाया गया है। तो आइए इस पे विचार कर लेते हैं। तो अगर कोई गोकशी करता है और धरा जाता है तो धरे जाते ही 10 साल की उसे सज़ा होगी, और ये सज़ा यानी धारा 3, धारा 5 व धारा 5(a) के अंतर्गत होगा। यानी गोकशी करता है या फिर गोकशी करने के लिए वह यानी क्या करता है, धारा 3, धारा 5 या धारा 5(a) ये गोकशी से संबंधित ही धाराएं हैं। तो धारा 3, धारा 5 या धारा 5 का उल्लंघन स्वयं करता है या करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है किसी को, तो 3 साल से लेकर के 10 साल तक सज़ा होगी। अगर गोकशी कर दिए तो 10 साल की सज़ा, अगर गोकशी के अलावा धारा 3, धारा 5, धारा 5(a) का उल्लंघन किए या उल्लंघन करने का प्रयास किए या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करने का प्रयास किए, तो याद रखिएगा 3 साल से लेकर के 10 साल की सज़ा होगी और जुर्माना भी लगेगा। 3 लाख से लेकर के 5 लाख रुपये का जुर्माना होगा। अगर रिपीटेशन हुआ, दोबारा भी आप धरे गए, तो दोहरा दंड का प्रावधान होगा, डबल जियोपार्डाइज का इसमें प्रावधान किया गया। इसके अलावा अगर जो भी ऐसे कारनामे करेगा उस अभियुक्त का नाम, फोटोग्राफ, निवास स्थल, इन सबको भी प्रकाशित किया जाएगा। तो 3 साल से लेकर 10 साल की सज़ा है, 3 लाख से लेकर के 5 लाख का जुर्माना है, और इसके साथ ही उस व्यक्ति का नाम, फोटोग्राफ, निवास स्थल भी प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा गोमांस, अगर कोई वाहन है या कोई वाहन का मतलब हुआ कोई ट्रक या कार या कुछ भी आपका हैव डाला, ये उसमें गोमांस अगर निकल गया तो चालक को, वाहन मालिक को, जो ऑपरेटर है, तीनों पे सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा बरामद अगर गाय होती हैं तो उनका 1 साल का खर्चा जो उन गायों को खरीदा था या ले जा रहा था, उनका खाने पीने की व्यवस्था उसको करनी होगी। इसके अलावा गोवंशी पशुओं का अगर नुकसान कोई पहुंचाता है तो गोवंशी पशुओं का नुकसान पहुंचाने पर 3 लाख रुपये का जुर्माना होगा और कम से कम 1 साल व इसे 7 साल की सज़ा में भी कन्वर्ट किया जा सकता। तो गोवंशी पशुओं का नुकसान करने पर 3 लाख की सज़ा व कम से कम 3 लाख का जुर्माना व 1 वर्ष से लेकर के 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। आइए अगला देख लेते हैं। भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया। तो ये पहला तो पॉइंट यही हुआ कि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन क्यों किया गया, तो निवेश को आकर्षित करने के लिए। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, कैबिनेट सचिव। वहाँ प्रधान सचिव दे देगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैबिनेट सचिव, और यही कैबिनेट सचिव है जो IAS के थ्रू सबसे सर्वोच्च पद होता है, और यही सिविल सर्विसेज बोर्ड का अध्यक्ष भी होता है। तो इससे क्वेश्चन IAS में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका। इसके अलावा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल का भी गठन किया गया, जिसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारों में कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित हो, समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए, यानी इसका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल का गठन किया गया ताकि निवेश योग परियोजनाओं का विकास किया जा सके। और ये जब निवेश योग परियोजनाओं का विकास होगा तो इसके लिए FDI को भी आकर्षित किया जा सकेगा। अगला देख लेते हैं जो न्यूज में था, तुरंत कस्टम को लेकर के था, और तुरंत कस्टम को CBIC सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के द्वारा शुरू किया गया। और ये पहल की शुरुआत हुई है बेंगलुरु व चेन्नई नामक शहर में। और इसमें किया क्या जाएगा, इंपोर्ट प्रोडक्ट का फेसलेस, कॉन्टेक्टलेस व पेपरलेस परमिशन प्रदान की जाएगी। अगर कोई सामान चेन्नई में आता है तो बेंगलुरु में बैठा ऑपरेटर तुरंत आपकी वहां का ऑफिसर एंट्री के लिए अनुमति दे देगा। अगर आपका माल बेंगलुरु में आता है यानी आयात होता है तो चेन्नई में बैठा ऑफिसर तुरंत परमिशन दे देगा। तो इसी को कहा गया तुरंत कस्टम। अगला देख लेते हैं, हाल ही में 18वीं कैट की स्थापना जम्मू कश्मीर व लद्दाख में की गई। तो ये पूछा जा सकता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसी को कहा जाता, और यह 1985 में पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया, और उस कानून के माध्यम से ध्यान रखिएगा आर्टिकल 323A
व 323 बी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। जो प्रशासन से संबंधित ट्रिब्यूनल हैं, मामले हैं, वो 323 ए के अंतर्गत जाएंगे। टैक्स या अन्य मामले वो 323 बी के अंतर्गत गठित ट्रिब्यूनल के द्वारा निपटारा किया जाएगा। तो 18वीं कैट का स्थापना जम्मू कश्मीर व लद्दाख में की गई है। अगला देख लेते हैं मर्सर ने अभी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 जारी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे महंगा शहर किसको बताया गया? मुंबई। भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? मुंबई है, जो एशिया में 19वां और पूरे विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर है। ये ध्यान रखिएगा, विश्व में 60वां और एशिया में 19वां और भारत का पहला सबसे महंगा शहर है। जबकि विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? हांगकांग विश्व का नंबर 1 पे पहला विश्व का सबसे महंगा शहर, और दूसरा है असगाबाद ये आपका दूसरा महंगा शहर है। और तीसरा कौन है? टोक्यो जापान ये विश्व का तीसरा सबसे महंगा शहर है। अगला देख लेते हैं, कोरल इनिशिएटिव ट्रायंगल को लेकर के चर्चा में था। क्योंकि 9 जून को कोरल ट्रायंगल डे मनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि ये कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव है क्या। तो ये आपका ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, और यहाँ पर ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है, और इधर आपका हिंद महासागर। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर इस इतने क्षेत्र में पश्चिमी प्रशांत महासागर व हिंद महासागर जो कि विषुवत रेखा के पास स्थित देशों हैं, यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी को संरक्षित करने के लिए यानी कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। इसमें 6 देश शामिल हैं। इन 6 देशों के द्वारा इसे शुरू किया गया। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह व तिमोर लेस्टे नामक इन 6 देशों के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये पीआईबी में थी, क्योंकि 5 साल इसके पूरे हुए हैं और अभी 1 ड्रॉप मोर क्रॉप को यानी विस्तारित किया जा रहा राज्यों में। तो इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें सामान्य राज्य में 75% केंद्र का व 25% राज्यों का योगदान होता है। जबकि नॉर्थ ईस्ट व हिली स्टेट में 90% केंद्र सरकार व 10% राज्य हिस्सेदारी करती है। इनमें 3 योजनाएं जो पूर्व में चली आ रही थी उनको मर्ज किया गया। उन 3 योजनाओं को मिलाने के बाद यानी इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2015 में लॉन्च किया गया। इस स्कीम को हमने पीआईबी में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। एक बार फिर से यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम यानी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जो कि जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के नाम से जाना जाता। तो ये त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यानी खेतों में त्वरित रूप से सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराना था। तो इससे भी अलग से क्वेश्चन आईएएस में हमारे पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम पहला जल संसाधन, नदी विकास हुआ गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। दूसरा है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये भी क्वेश्चन आ चुका। तो ये भूमि संसाधन विकास और भूमि संसाधन विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया। और भूमि संसाधन विभाग यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विकास विभाग का यानी कौन इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसी को समेकित जल प्रबंधन कार्यक्रम कहा जाता या एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम। यानी दूसरा और तीसरा था कि ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट यानी ऑन फार्म का मतलब खेतों पर जल प्रबंधन। ये आपका नमसा का मतलब हुआ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पहल के अंतर्गत इसे शुरू किया गया। और कृषि एवं सहकारिता विभाग यानी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत इन 3 पहलों को मिला करके 2015 में कौन सा
तो आपको अभी बताए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया गया है। अगला देख लेते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये हर साल 12 जून को मनाया जाता है और इस बार की 2020 की थीम क्या रही है? कोविड-19 प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन ईवर। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे 2002 में शुरू किया गया था। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं पूरे विश्व में लगभग 152 मिलियन अभी भी बच्चे यानी बंधुआ मजदूरी या कहा जाए, इसमें उनको ज़बरदस्ती काम पे लगाया गया है। तो 152 बहुत ज़्यादा संख्या होती। अब यहाँ बात आई ILO की, तो ILO की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि से होती है और ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर्स फ्रांस के लियोय नामक शहर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ILO हो गया। उसके बाद आपका न्यू जज ऑफ जम्मू कश्मीर के पहले वकील हैं, ये दूसरे वकील हैं, पहले वकील एक और थे जिनको सीधे यानी जज बनाया गया, जावेद इकबाल वानी को। तो क्वेश्चन पूछ लेगा हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो जज बनाए गए तो उनको किसको? तो ये जावेद इकबाल वानी जो कि दूसरे वकील हैं जो सीधे जज बने हैं और इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई है। अगला देख लेते हैं नासा मेडल अभी प्रदान किया गया, ये अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता। तो ये रंजीत कुमार को दिया गया जो कि केरल के एक एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर हैं, यानी एरोस्पेस का मतलब हुआ अंतरिक्ष एंटरप्रेन्योर उद्यमी हैं और ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नासा मेडल से नवाजा गया। इसके पहले R.K. चट्टी पांडपति को नवाजा जा चुका है नासा मेडल। अब नासा की बात आई तो इसकी बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेस एस्ट्रोनॉट, इसकी एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर ये 1958 में स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। ध्यान रखिएगा। अगला आपका जो करंट में रहा है प्लाज्मा नेटवर्क को बांग्लादेश के द्वारा क्या किया गया? अभी स्थापित किया गया है। तो ये सोहो योद्धा के अंतर्गत स्थापित किया गया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कोविड-19 से निपटने के लिए प्लाज्मा नेटवर्क की स्थापना बांग्लादेश के द्वारा सोहो योद्धा के अंतर्गत किया गया है। अगला जो न्यूज में रहा है MSME पेस न्यूज में रहा तो पूछा जा सकता है ये अमेजान के द्वारा शुरू किया गया। तो MSME पेस जो है अमेजान के द्वारा शुरू किया गया और इसके अंतर्गत बिजनेस रिकवरी में सहायता करने के लिए, बिजनेस रिकवर को सहायता प्रदान करने के लिए MSME पेस को अमेजान के द्वारा शुरू किया गया। और आज लास्ट डिस्कशन है आज का कि सब मर्सिबल अभी हाइदू ये आपका चर्चा में था। ये हाइदू 1 जो महासागर में सबसे गहराई यानी गहरे स्थान तक पहुंचा है, ये किस देश के द्वारा हाइदू 1 लॉन्च किया गया था? तो ये आपका चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार आज का यह डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए सफ़र और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।